धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम देश दुनिया के साथ बात करते हैं गाजा, फलस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की, क्योंकि ये पूरा इलाका इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जंग रूस और यूक्रेन के बीच भी एक मोर्चे पर चल रही है, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ रोजाना जुड़ते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। शुरुआत सीधे सीधे खबरों की करना शुरू कर देते हैं। पहला जो अपडेट आया है वो एस्ट्राजेनिका से जुड़ा हुआ आया है। ब्रिटेन की अदालत में पहले उसने स्वीकार किया कि उसकी वैक्सीन लगाए जाने के बाद लोगों को दिल दिमाग की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, दिमाग का स्ट्रोक हो सकता है, दिल का स्ट्रोक हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिर उसके बाद पूरी दुनिया में बवाल मचा और अब वो अपनी वैक्सीन वापस मंगा रही है। जी, कोविशील्ड के नाम से इन्होंने भारत से उत्पादन शुरू किया था और काफी चर्चे का विषय था, और उस पर हमारे प्रधानमंत्री का भी फोटो आता था जहां सर्टिफिकेट बनती थी। उससे क्या लेना देना था वो अलग बात है। अभी 100 मिलियन पौंड का इनके ऊपर जुर्माना ठोका गया है इंग्लैंड में, और इसलिए उन्होंने लाखों वैक्सीन मंगवा ली। हालांकि कहते हैं कि इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है, इनकी असफल हुई है, कुछ लोगों में रिएक्शन होता है और जो बड़ा ही खतरनाक रिएक्शन, उससे मौत तक भी हो सकती है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं और कहते हैं कि यह भी कारण नहीं कि इतना मिलियन पौंड का हमारे ऊपर जुर्माना लगाया गया, शायद लग भी जाए। कारण यह है कि अब इसका उत्पादन इन्होंने बंद कर दिया है और अब इसका इस्तेमाल अब वैसी हालत नहीं रहेगी, इससे किया भी नहीं जा सकता है, इसलिए उसको बचा रहे हैं, वापस ले रहे हैं। लेकिन कारण यह साफ है कि पूरी दुनिया भर में इनकी थू-थू हुई है और इंग्लैंड से बाहर भी कई जगहों पर इन पर कोर्ट में लोग जा सकते हैं और जितना मुनाफा नहीं हुआ है उतना का हर्जाना ठोक सकते हैं लोग। जी, सारी बातें ठीक है सर। मसालों पे आवाज सिंगापुर, हांगकांग से उठती है, उसके बाद यूरोप से खबर आती है कि 527 प्रोडक्ट्स पर सवाल हैं। इसके अलावा यहाँ के कफ सिरप को लेकर पता चलता है अफ्रीका में बच्चों ने पिया और वहां पे मर गए। तमाम चीजें होती हैं। हमारे यहाँ हम लोग शुतुरमुर्ग की तरह क्यों बैठे रहते हैं? थोड़ा सा अंतर है। जो डेवलप्ड कंट्रीज, हालांकि वहां भी गरीबी, महंगाई, खासकर डिस्क्रिमिनेशन, एक दूसरे के प्रति घृणा जो पैदा हो रहा है और असमानता भयंकर रूप से बढ़ रहा है, लेकिन उसके तुलना में हमारे यहाँ, जहाँ की अभी भी हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हमारे यहाँ के अधिकांश लोग, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ के अधिकांश लोग बेसिक नहीं ले पा रहे हैं। 5 किलो अनाज के लिए लंबी लंबी कतार में लग रहे हैं। किसी खास तरह की बीमारी हो जाए तो उसके लिए भागते रहते हैं। शिक्षा के नाम पर यदि 5वीं, 6वीं, 8वीं पढ़ गए तो उनको शिक्षित माना जाता है, यानी वह अक्षर लिख सकते हैं, उनको शिक्षित माना जा सकता है। यानी जो स्पेशलाइज्ड वर्कर्स हो गए उनको शिक्षित माना जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। तो वह चीज नहीं हुआ जो अन्य देशों में हो गया, जैसे इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं। इसलिए वहां के लोग खुद के लिए काफी जबरदस्त लड़ाइयां लड़ते हैं। यदि उनके प्रजातांत्रिक अधिकारों पे, राजनीतिक और आर्थिक मसलों पे आक्रमण होता है तो बहुत जबरदस्त विरोध करते हैं। हमारे वो क्षमता भी नहीं बनी है जो 1942, 1947 में जो दिखा था, देश स्वतंत्रता के पहले 75-77 में दिखा था, कुछ हद तक 2013 में दिखा था, वह कहीं ना कहीं से धर्म जाति के दीवार पर जाके टकरा के पथभ्रष्ट हो चुका है। जी, एक सवाल मेरा ये है कि वहां के जो लोग अपने आप को लेके इतने अवेयर, इतने जागरूक रहते हैं, अपने अधिकारों के प्रति लड़ते हैं, वो वहां की सरकार की देन है या उन लोगों के जीन में है? और हमारे यहाँ जो कुछ था, वो पिछली सरकार जो है वो इतना लिबरल थी, आजाद थी। आज की सरकार जो है वो कह रही घंटा बजाओ, तो लोग जो है पहली सरकार के हिसाब से सोच रहे थे और अब की सरकार के हिसाब से सोच रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? जीन्स का तो नहीं है, यह मैं नहीं मानता हूं। जीन्स में अंतर पड़ता है वो हजारों पीढ़ियों के बाद अंतर पड़ता है। जैसे पहले के समय के जो मानव प्रजाति थी उससे हम आज बने हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। जहां तक सरकारों की बात है, सरकार की देन इस हद में है कि वह अपने अनुरूप वहां की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पैदा करती है। कांग्रेस ने जैसे यहाँ बनाया दशकों साल से, और उसके बीच से पैदा होके आरएसएस ने बनाया,
और वही स्थिति हम इंग्लैंड में देखें, टोरीज बनाम वहाँ के जो लेबर पार्टी है। लेकिन इन सरकारों में समानता एक यह है, जो मैं बार बार कहता हूं, कि यह वहाँ की जो सत्ताधारी वर्ग है 2 से 5% अधिक से अधिक, जिनके पास वहाँ की सारी संपत्ति है तकरीबन, उनके अनुरूप काम करते, उसी के दोनों चेहरे हैं, यानी सिक्का के 2 पहलू है। जी हाँ, हमारी अपनी तरफ से जो खड़ा होती उसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया। हमारे बीच के जो प्रगतिशील और क्रांतिकारी संगठन होते हैं वो अभी अधमरा सा है। जी, मतलब जैसा राजा वैसी प्रजा हुई ना सर, राजा घंटा बजा रहा है तो जनता भी घंटा बजा रही है। तकरीबन कुछ कुछ तो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी विरोध हो रहा है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। उसी विरोध के द्वारा, उसी के माथत, उसी में अंदर घुस के हमें राजा के घंटा को ध्वस्त करके हम लाखों करोड़ों लोगों के झंडे ऊंचे करने होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि क्रांति हमेशा जनता ही लाती है, पब्लिक ही लाती है, कोई व्यक्ति विशेष क्रांति नहीं लाता है। कनाडा की खबर है, वहां पर खालिस्तानियों ने एक प्रोग्राम किया, उसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऐतराज जताया है। जी हाँ, कनाडा में बार बार हो रहा है। कनाडा में यदि हम भारतीय विदेश मंत्रालय की बात को दोहराऊं तो यह कहा जा रहा है कि आपने उसको हेवन बना रखा। हमारे सिसेशनिस्ट यानी जो तोड़ फोड़ वाले हैं, अलगाव नीति करते हैं, उनको आप मान्यता दे रहे हैं, उनको आप उनको हर तरह का मीडिया दे रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं। यह बात गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। और इससे लगता है कि हमारे लोग भी वहाँ सुरक्षित नहीं हैं। हमारे राजनयिक जो हैं वहाँ पे एम्बेसीज में जो लोग हैं वह भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि दूसरा वाला भाग तो खींचने की बात है, लेकिन पहली बात में वह सच्चाई लगती है कि क्योंकि कनाडा अपने यहाँ खुद ही क्यूबेक के स्वतंत्रता के लिए चुनाव करवा चुका है। हालांकि 1% से वो लोग हार गए, नहीं तो क्यूबेक एक स्वतंत्र देश होता है। जी, तो खालिस्तान वहीं क्यों नहीं बनवा देते हैं? वहां पे जिस स्थिति है, खालिस्तान बनने की बात अलग है। व्यक्तिगत रूप से या यदि राजनीतिक रूप से आप पूछे तो धर्म के आधार पर किसी देश के बनने की बात को मैं नहीं सही मानता। जी, लेकिन 75 साल का अगर आप इतिहास देखेंगे तो धर्म के आधार पर हमारे बगल में पहले पाकिस्तान बना 1947 में, और फिर 1948 में इजराइल बना, और जो दोनों ही ये देश बने पूरी दुनिया में आज इनसे बहुत सारे विवाद जुड़े हुए हैं। क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? मैं इनकार नहीं करता हूं। बनाने वाले कौन है? जनता ने खुद नहीं मांगा, यह अंग्रेजों ने बनाया। और जहां तक इजराइल की बात है, वह अंग्रेज के साथ अमेरिका भी थे। यहां भी अमेरिका की कहीं ना कहीं से राजनीति है और इन लोगों ने वैसा करवाया। और हाल फिलहाल में जो टूट रहा है, जैसे सूडान 2 भागों में टूटा, यह इन्हीं के कारण टूटा है। युगोस्लाविया के तो इन्होंने जबरदस्ती नेटो के से बमबारी करके डिस्ट्रॉय करके उसको तोड़ दिया 6-7 भाग में। जी, अच्छा, अंग्रेज क्या सिर्फ इंग्लैंड वालों को कहना चाहिए? अमेरिकी अगर उनके साथ हैं तो उनको ऐसे बोला जाए कि अंग्रेज और अमेरिकी? हाँ, अंग्रेज और अमेरिकी कहना पड़ेगा, क्योंकि दोनों शुरू में भले ही अंग्रेज वहां पे गए, उनकी सत्ता थी, लेकिन जब अंग्रेज कहते तो हमारा मतलब इंग्लैंड से है। जी, चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 18 महीने बाद जिस दौर में चीन का राष्ट्रपति यूरोप में घूम रहा है, उस वक्त चीन को याद आई कि भैया भारत में तो हमारा राजदूत ही नहीं है, तो उन्होंने नियुक्त कर दिया। जी, अभी तक एम्बेसी तो उनकी चल ही रही थी, जो भी थे सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट थे, लेकिन अब इन्होंने राजदूत बनाया है। और राजदूत जहां तक हैं वो दक्षिण एशिया के मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। इसके पहले अफगानिस्तान में थे, अब यहाँ लाए जा रहे हैं। और लगा होगा चीन को कि इतनी बड़ी व्यापारिक हमारा भारत के साथ और इतने इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, राजदूत का होना जरूरी है ताकि बाद में भारत इस विषय पर उंगल ना उठाए। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 9 मई जो पिछले साल बवाल हुआ था अफगानिस्तान में, उसको लेकर इस बार काला दिवस मनाया जाएगा। संसद आयोजित की जा रही है। धारा 144, ये मत सोचिएगा कि धारा 144 सिर्फ भारत में लगती है, पाकिस्तान में भी धारा 144 लगती है। वो लगाकर पीटीआई को प्रोटेस्ट करने से भी रोका जा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? पाकिस्तान बनने के बाद भले ही वहाँ इस्लामिक लॉ लागू किया गया हो, लेकिन बाय लाज जो अंदरूनी चीज है वही है जो अंग्रेजों से, इसलिए धारा 144 जारी। यहाँ पर नाम बदल दिया, उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। 1 साल पहले जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था 9 मई को, काफी हंगामा हुआ था, 4-5 लोग मारे भी गए थे, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इसके पीछे कहीं ना कहीं से आर्मी ने जानबूझ के वह करवाया था और दिखाने की कोशिश की थी कि इमरान खान की पार्टी वह एक आतंकी पार्टी है, इसलिए उसको बंद करने की जरूरत है। इसके पीछे अमेरिका का हाथ स्पष्ट दिखता है। और आज जब आर्मी की तरफ से उनका डायरेक्टर जनरल, एक ब्रिगेडियर हैं
आईएस यानी इंटरनल सिक्योरिटी या इंट्रा सिक्योरिटी जो है, उसके अध्यक्ष जो है उन्होंने आके कहना शुरू किया कि भाई मतलब 8 तारीख को कल उन्होंने कहा था कि ये जो है इमरान खान की पार्टी उन्होंने जानबूझ के किया था, इसको काला दिवस के रूप में घोषित किया जाए। कोशिश ये है कि इमरान खान की पार्टी को ध्वस्त किया जाए। कहा कि इमरान खान के साथ 10% भी लोग हैं, 2-4 ही लोग हैं, पूरे के पूरे झूठ बोला। इसके विरोध में इमरान खान की पार्टी के जो अभी अध्यक्ष हैं या दूसरे लोगों ने साफ कहा कि यह ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, यह अमेरिका के इशारे पे कर रहे हैं। हमारी संख्या यदि मान लेते हैं कि चुनाव सही ढंग से हुआ है तो हम तकरीबन 40-45% में हैं और यह एकदम गलत बयानबाजी हो रही है। और नए एक अलग से न्याय की मांग की है, एक इंस्टीट्यूशन, एक नए सर्वे करके और सब तरीके से करके, जिसमें आर्मी अलग रहे, एक अलग कमीशन बना के। जी, सवाल यही है कि साल भर से पीटीआई डिमांड कर रही है कि ठीक है भाई, तुम कह रहे हो हमने करवाया, सब कुछ हुआ, तो जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं करा देती है पाकिस्तान सरकार? पाकिस्तान सरकार की इतनी हिम्मत होती तो जरूर करवा देती। वह तो पूछेगा वो अपने आर्मी से, वह पूछेगा अमेरिका से करवाए ना करवाए। और इंक्वायरी करने का मतलब जब तक जुडिशियरी उसके हाथ में नहीं होगा तब तक उम्मीद है कि हर कुछ बंडा फूट जाएगा। ये चाइना के अस्पताल में चाकूबाजी हो गई है सर, 20 लोग घायल हो गए हैं। अभी तो हम लोग पिछले कई दिनों से खबर कर रहे थे लगातार ऑस्ट्रेलिया की, ये चल क्या रहा है सब? चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में जरूर चाकूबाजी हुई है। अमेरिका वगैरह में जाए तो वहां बंदूक की बातें चलती है। चीन में बंदूक उस तरह का फ्री लाइसेंस नहीं मिलता है जैसे वहां पे है, बिना लाइसेंस के भी आप रह सकते हैं। भारत जैसी कुछ स्थिति है। और ये मैं भी देख रहा था कि चीन में इसी साल नहीं, ऐसे नहीं, पिछले वर्ष भी 2-3 ऐसी घटनाएं हुई हैं, जो हर घटना में 4-5 लोग मारे गए हैं और दर्जन के से अधिक घायल हुए हैं। तो यह बड़ा आश्चर्य का विषय है। हालांकि चीनी सरकार कहती है कि कोई अर्ध विक्षिप्त था या कोई पागल था या कुछ था, लेकिन इससे निष्कर्ष यह जो मैं निकाल रहा हूं, पूरा का पूरा भी कहना थोड़ा मुश्किल है, कि चीन के समाज में भी जो बेरोजगारी है, उससे ज्यादा जो खाई है बड़े धनी और जो नीचे के लोग हैं, और अंततः वहां जो राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है, इसके कारण ये लोग बेचैनी में, पागल में ऐसे काम कर रहे हैं। जी, सही बात है। जब खाली दिमाग होगा तो कुछ ना कुछ करेगा, और जब किसी कारोबार काम धंधे में लगा होगा तो फिर उस सब चीजों को लेकर सोच नहीं पाएगा। अगली खबर हमारे पास आ रही है कि नौकरी दिलाने के लिए रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर भेजने वाले 4 शातिरों को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ, यह भी है, केवल यूक्रेन और इजराइल ही नहीं, रशिया भेजने का भी चल रहा है और दर्जनों लोग, 50 अधिक लोग जा चुके हैं इस खबर के हिसाब से। और इसमें यह कहा गया है कि ये जो थे, जो काम कर रहे थे रूसी दूतावास में भारत में, उनके ट्रांसलेटर थे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे वो, और उनके 3-4 साथी जो उन्होंने इंडिया में कॉन्टैक्ट किया था, खासकर केरल से, उन सबको गिरफ्तार किया गया है। और इन लोगों को नौकरी देने के बहाने भेजा जाता था। वहां तक तो ठीक था, लेकिन उन्हें बेसिक ट्रेनिंग देके यह यूक्रेन के बॉर्डर पे दिए जाते थे ताकि रशियन आर्मी को मदद करे। जी, चलिए, अपनी खाना पूर्ति करनी है, हो कुछ नहीं रहा, ये आप लोग बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार की मर्जी के बगैर कोई चला जाए कहीं पर, और सरकार की जानकारी में ही ना है कि कहां जा रहा है, कहां का वीजा उसका बुक हो रहा है। अगला जो अपडेट है हमारे पास, वो भी रूस से जुड़ा हुआ है। आरोप लग रहा है कि रूस की सेना के संपर्क में थे यूक्रेन के 2 कर्नल्स, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जेलेंस्की की हत्या करने वाले थे। क्या जानकारी है सर? कहती है जेलेंस्की के जो लोग हैं, उस सरकार है, कि ये 2 कर्नल जेलेंस्की नहीं, बाकी कई सीनियर ऑफिशियल्स की और बाकी सब की हत्या करना चाहते थे। रूस के साथ कनेक्शन ये अभी तक स्टैब्लिश नहीं कर पाए, या है तो उन्होंने दिखाया नहीं, जिसकी संभावना है, लेकिन अभी यह मुझे नहीं लगता, क्योंकि जहां तक पुतिन की बात है, अभी वह फिर से राष्ट्रपति बने हैं 5वीं बार, और उनकी सेना जीत रही है। उनके जो टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स है, उसकी भी तैयारी हो रही, कहीं से वो पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे। और जेलेंस्की एक अभी हारा हुआ इंसान है, उसकी जो खास इज्जत पूरी दुनिया में बनी थी, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, वह तकरीबन धूमिल सा हो गया है, धाराशायी ना भी कहें तो धूमिल सा हो गया, कमजोर पड़ गया। ऐसी हालत में उसकी असासिनेशन यानी उसकी हत्या करवा के उसको अजर अमर बनाने की मुझे नहीं लगता कि रूस ऐसा कोशिश करेगा। फिर भी देखते हैं आगे की खोज में क्या। तो वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं अपने देश के अंदर, जो एक माहौल उनके खिलाफ बन रहा है, उसे सहानुभूति में बदलने के लिए।
को लगता है, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ करवाया हो, लेकिन अधिक संभावना है कि वहां के आर्मी के ये कुछ लोग वहां विद्रोह करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी, अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है अमेरिकी अदालत से। यहां पर एक पॉर्न स्टार पहुंच गई है ट्रंप के खिलाफ गवाही देने के लिए। स्टोमी डेनियल्स, हाँ, ये पहली बार गवाही देने आए हैं और ट्रंप चुपचाप बैठ के उनकी सारी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने संक्षेप में बताया कि कैसे ट्रंप ने डोरे डालने की कोशिश की, और इसके कारण जब बाद में उन्होंने शोर मचाने की बात की, मीडिया में आने की बात की, तो ट्रंप ने कहा कि ठीक है भाई, इतने पैसे ले लो ताकि अभी चुनाव का मसला है, हम हार ना जाए, और इसी पे कार्रवाई चल रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। यदि कुछ भी प्रूफ आया तो ट्रंप के फंसने की पूरी संभावना है, हालांकि ट्रंप ने इसका पूरी तरह से नकार दिया है इसे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो साजिश बता रहे हैं। लेकिन ट्रंप से जुड़े हुए एक और मामले में अदालत ने सुनवाई को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। ये सब तो हमारे यहाँ पे होता है कि वहां पे भी ये सब चल रहा है? ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या जज जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जुडिशियल नहीं वहां के, ये 2020 में जब ट्रंप 2020 में हार गए थे और 21 के जनवरी में छोड़ दिया था, उसके पहले इन्हीं के सत्ता ने इनको अपॉइंट किया था, और इनके ऊपर मतलब दर्जनों केस है, यहाँ के खास खास केस है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि इन्होंने कुछ सीक्रेट पेपर्स, जब ये राष्ट्रपति नहीं रहे तो उठाकर अपने घर ले गए थे, जो कि गलत है, और एस्पियोनेज और बहुत सारे मतलब बड़े कहें तो बड़े संगीन आरोप है, और ट्रंप ने इसका विरोध किया है। तो ट्रंप के वकील ने कहा कि यदि चुनाव का मसला है अभी आप इसको कैसे कर सकते हैं, और उन्होंने कुछ समय के लिए टाल दिया। देखते हैं कौन किसकी पीठ खुजला रहा है। जी, अब शुरुआत करते हैं गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी खबरों की। और इसमें पहला जो अपडेट आ रहा है वो है तुर्की से। तुर्की ने जिस चर्च को, जिस म्यूजियम को मस्जिद बनाया था, अब उसमें आम जनता के लिए खोल भी दिया है। बड़ी खबर है सर। जी हाँ, खबर तो बड़ी है। दो इस तरह के हैं, एक बाइजेंटाइन चर्च जो पहले हुआ करता था 4 साल पहले, उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी तक खोला नहीं था। और दूसरा एक चर्च है जो पहले हायो सोफिया, यह पहले कभी चर्च था, फिर इसे मतलब कई दशकों तक रहा, फिर इसे मस्जिद में बना दिया गया, और पिछले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा कि ये लड़ाई छोड़ो, इसको म्यूजियम में बदल देते हैं। इन दोनों चर्च को इन्होंने अंततः मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, और ऐसे समय में किया जबकि इनकी लोकप्रियता बुरी तरह घट रही है। पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के मुस्लिमों के मसीहा हैं, और भंडा फूट रहा था। टर्की ने जितना भी दिखाने की कोशिश की पैलेस्टीन के समर्थन में, लेकिन अपने व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए अभी भी उनके जहां तहां से, उनके पोर्ट से होके, उनके यहाँ से तेल और दूसरे तरह की चीज सीधे के सीधे इजराइल को जा रहे हैं। और ऐसी हालत में इन्होंने की है, शायद यह कोशिश की है, पूरी दुनिया में कोशिश करती है जो भी सत्ता में होता है, ताकि धर्म को, रंग भेद को, जाति भेद को लाकर किसी न किसी तरह से अपनी सत्ता को बनाए रखे और जनता को तोड़े। जी, दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि 50 दिनों के भीतर ईरान के अंदर 5 डॉक्टरों ने, जी हां, 5 डॉक्टरों ने सुसाइड यानी आत्महत्या कर ली है। तो डॉक्टर क्यों मर रहे हैं ईरान के अंदर? कारण बताया जा रहा है जो वहां के न्यूज़पेपर ने दिया, और कारण सही होगा क्योंकि ये सरकारी न्यूज़पेपर है। क्योंकि एक, इनकी इज्जत नहीं मिल रही है, अब इज्जत ना मिलने से क्यों सुसाइड करेगा इंसान, नहीं पता। दूसरे, जो काम करने का कंडीशन है, कुछ समय में ऐसा भी देखा गया है कि लगातार 3-3 दिन तक ये लोग हॉस्पिटल में घर नहीं जा पाए। हो सकता है बीच में 2-4 घंटे की छुट्टी मिली हो, यानी डॉक्टरों की संख्या में भारी कमी है, और काम से ये लोग तबाह हो चुके हैं। तीसरे, इनकी कोई स्वतंत्रता जैसी चीज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा गया है कि छात्र भी, नर्सेज भी, वर्कर्स भी, इनके सुसाइड में इजाफा हो रहा है। उसी अखबार का हवाला दे रहा हूं मैं, जो वहां के ट्रस्ट ने, जो मीडिया ने जो कहा, मैं उसका हवाला दे रहा हूं। और यह दिखाता है कि किस तरह से ईरान में या किसी भी देश में देख लें, भारत में, या जिस अभी हमने टर्की की बात की, अन्य देश, अमेरिका, इंग्लैंड में नजर आ रहा है कि जो अंतर्द्वंद है वहां के सत्ता में और जनता के बीच में, वह बेरोजगारी का, शिक्षा का, जो शिक्षा वो दे रहे धर्म का, और बाकी सब चीजें हो रही है, वह इस चीज को नहीं दबा पा रहा है कि जनता का जो बेतहाशा और दिमाग जो खराब हो रहा है, जिसके कारण वो आत्महत्या कर रहे हैं, उसको रोकने में असमर्थ है। जी, क्या मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि ज्यादा भौतिकवादी होना, दुनिया के पीछे ज्यादा भागना, या ये आधुनिक शिक्षा जो है मन का सुकून तो देती ही नहीं है, इंसान को सिर्फ मशीन बना देती है, उसकी वजह से भी ये सब हो रहा है? जिस भौतिकवाद की बात कर रहे हैं, यानी आध्यात्मवाद से परे। अध्यात्मवाद यानी कि हम केवल
अपनी ही बात ना सोचे कि मेरा पे बढ़ जाए, मेरा पेंशन बढ़ जाए, बगल वाले की संपत्ति हड़प लूं, पत्नी मेरी ऐसी होनी चाहिए या पति मेरा ऐसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। उससे बाहर हम पूरे समाज की सोचते हैं। और यदि वह सही अध्यात्मवाद है तो विज्ञान पर आधारित है। उसके लिए धर्म जाति की जरूरत नहीं, देश की जरूरत नहीं है। और उसके विरोध में जिसकी बात आपने कही, यानी मटेरियलिस्ट जो एक तरह की हमारी भौतिकवादी जो चीजें बन गई है, वह आधार निश्चित रूप से इसी सत्ता ने बनाया, इसी व्यवस्था ने बनाया है, लेकिन पूर्ति करने में असमर्थ है, वह नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि लोग आदी हो चुके हैं वो जीवन जीने के, अब उन्हें वो सब चीजें मिल नहीं रही हैं तो सुसाइड करके मर जा रहे हैं। सोचिएगा कोई गरीब गुरबा किसान कहीं मर जाए तो मजबूरी लगती है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, इतनी इतनी मंजिलों से कूद के मर जा रहे हैं। क्यों मर जा रहे हैं भाई? खैर, अगला जो अपडेट है हमारे पास वो आ रहा है यूएनजीए से जुड़ा हुआ। फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है यहां से? मिल तो सकता है, क्योंकि जहां तक 193 की बात है, 175 के आसपास जरूर इसके पक्ष में वोट देंगे, पहले भी ऐसा हो चुका है। लेकिन यह जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया था तो अमेरिका का ठप्पा लग गया था कि नहीं, वीटो यानी वीटो, जी वीटो लगा दिया था, ठप्पा लग गया था नहीं का। और इस कारण दोबारा ये लोग कर रहे हैं, दोबारा इसको सिक्योरिटी काउंसिल भेजें कि पुनर्विचार करें। यह जरूरी है क्योंकि दुनिया के अधिकांश देशों ने मान्यता दे रखी, यह जरूरत है। और उसका ना करने के ही कारण है कि जो आपने इसमें क्लॉज लगाए वो सही नहीं है, क्लॉज बदलिए वगैरह वगैरह कीजिए और इजराइल की समर्थन लीजिए, जो कि कभी नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है। जी, क्या यूएनजीए से अगर मान लेते हैं प्रस्ताव पास हो गया तो यूएनएससी में भी कुछ हो सकता है और उससे कुछ भला होगा फिलिस्तीन का? फिलिस्तीन का इतना ही भला होगा कि फिर से यह सवाल जाएगा, खासकर उस समय जबकि रफा में आक्रमण शुरू कर चुका है, बॉम्बार्डिंग कर चुका है, ग्राउंड ऑफेंसिव भी शुरू कर चुका है इजराइल ने। उस हालत में उसको जो भी मान्यता मिलती है और पूरी दुनिया में जिस ढंग का उतर रहा है, खासकर अमेरिका के स्टूडेंट्स में, अच्छा बाय द वे, केवल यूनिवर्सिटी कॉलेज में, वहां के स्कूल्स के भी छात्र जो है बोस्टन के, उन्होंने भी भारी मात्रा में बाइकआउट कर दिया अपने स्कूल का और उसके पक्ष में आ रहे हैं। तो एक माहौल बन रहा है जिसमें केवल बाइडेन के लिए नहीं, यदि ट्रंप जीतते उनके लिए भी भारी समस्या होगा कि हम इजराइल को किस तरह समर्थन करें। जी, अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य रशीदा तालिब कह रही हैं कि नेतन्याहू और उसके तमाम जितने भी रक्षा मंत्री और आईडीएफ है, आईसीसी को फौरन वारंट जारी करना चाहिए गिरफ्तारी का। जो कह रहे हैं वो तो सही है, हालांकि इनका कितना असर होगा आईसीसी पे कहना मुश्किल है, क्योंकि यही के बाकी सारे सीनेटर मिलके चुपचाप आईसीसी को धमकी तक दे रहे हैं कि कभी भी वारंट मत निकालना, ये कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये रशीदा काफी प्रगतिशील हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए, खासकर वहां की जनता को समझना चाहिए कि जो दोनों पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों पार्टी कहीं से भी नेतन्याहू और उसके जियोनिस्ट रिजीम के विरोधी नहीं है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखने में तमाम चीजें ऐसे ही सामने आ रही है। अमेरिका ने फिर से एक बार अपना युद्ध पोत ले जाकर लाल सागर में खड़ा कर दिया। उस पर पिछली बार हुतियों ने उस पर आक्रमण किया था, जो मारा था, काफी डैमेज हुआ था, या कुछ हद तक ही मान लेते हुआ था, इसके डर से अमेरिका वहां से भागा था। फिर लाया, यानी मरम्मत ही नहीं, उसमें एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम उन्होंने काफी जबरदस्त एनहांस यानी बढ़ाया होगा। नंबर 2, जो रफा में आक्रमण शुरू हो गया उसके कारण कहीं यदि लोकल युद्ध, रीजनल वॉर शुरू हो जाता है तो उसका वहां युद्धपोत का होना जरूरी, इतनी जल्दी नहीं ला सकता है। ये दूसरा कारण है जिसके कारण वह वापस आया है। जी, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भैया राफा को देखते हुए हमने गोला बारूद देना बंद कर दिया इसराइल को। बड़े महान बन रहे हैं वो लोग तो। हाँ, महान तो बन रहे हैं, तथाकथित रूप से कुछ रोका भी है। अंडरहैंड में कितना गया, इसके बदले जर्मनी और दूसरे नेटो देशों ने कितना दिया है, अमेरिकी हथियार घूम के यहाँ कितना है हमें नहीं पता, लेकिन वैसे उनके कहें तो कह रहे हैं कि तकरीबन 1802 केजी वाला बॉम्ब, 2000 बॉम्ब और 1750 100 पाउंड के बॉम्ब, और खास कर कह रहे हैं कि 2000 पाउंड यानी बड़ा क्रेटर बनाएगा और जिस एक जगह मार रहा वही नहीं, इर्द गिर्द के कई मकानों को बर्बाद कर देगा। और जहां तक रफा की बात है, हमारे साथी जरूर वहां के मैप को देखें, किस तरह कबूतर खाने की तरह बेचारे लोग रह रहे हैं। तो एक भी बॉम्ब ऐसा जाता है, 2 जाता है तो 10-12 नहीं बल्कि 100-200 लोग इस एरिया में बुरी तरह मारे जाएंगे। जी, जब बातचीत चल रही है काहिरा में
हमास मौजूद है, मिस्र मौजूद है, कतर मौजूद है, सीआईए का चीफ इजराइल को साथ लेके बातचीत कर रहा है। तो इस सेंटाकॉम का प्रमुख क्यों पहुंच गया जी वहां पे? सेंट्रल कमांड यानी एक अमेरिका का एक और कमांड जो वहां पे काम कर रहा है, वहां पे मिलिट्री बातचीत के लिए यह दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हम इसलिए आए मिलने के लिए ताकि जिस तरह से इजिप्ट वगैरह ने मदद की है, बड़ा इतिहास रहा है गाजा के लोगों को, फिलिस्तीन लोगों को मदद करने की, जो कि झूठ बोल रहा है बिल्कुल, और इसके लिए हम आए। लेकिन वह वापस में आया कि यदि युद्ध फैल जाता है, किस तरीके से रफाह में उसको रोका जाए, लिमिटेड किया जाए, और किस तरह से पूरे के पूरे हमास को बर्बाद किया जाए, इसके लिए वह पहुंचा, और किसी कारण से नहीं पहुंचा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इतने भले नहीं हैं कि फिलिस्तीन के लोगों की भलाई के लिए कुछ बात करेंगे, सोचेंगे, या रफा में जो लोग मौजूद हैं उनके लिए करेंगे, बल्कि किसी भी तरीके से इजराइल को बचाया जाए उसके लिए लाल सागर में युद्धपोत खड़ा कर दिया और अपने सेंटाकॉम चीफ को भेज दिया मिस्र में, क्योंकि आप जानते ही हैं सऊदी अरब और मिस्र ही इस पूरे इलाके के सबसे बड़े देश है और वहीं ये पूरी बातचीत भी चल रही है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।